सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए एक फ्री बैच जिसका नाम है एकलव्य सीरीज। क्या दोस्तों, एकलव्य सीरीज के नाम से हमने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए एक बैच स्टार्ट किया है जो बिल्कुल फ्री आपको यूट्यूब पे पढ़ाया जाएगा। किसकी तरफ से? मेरी तरफ से। आपने थंबनेल में देख लिया होगा। ठीक है, ये था हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए एक फ्री बैच जो कि एकलव्य सीरीज के नाम से स्टार्ट होगा। बहुत से बच्चे दोस्तों ऐसे हैं जो क्या करते हैं, वो कोर्स नहीं ले पाते, कोर्स परचेज नहीं कर पाते। उनके लिए सार्थक कोचिंग क्लासेस की तरफ से एक ये छोटी सी हेल्प है जो अपनी भर्तियों को और मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, तो आज दोस्तों हम जानेंगे क्या। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री के बारे में पढ़ने से पहले दोस्तों हम क्या जानेंगे, हिस्ट्री का सिलेबस जानेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की 2024 की भर्तियों में हिस्ट्री से क्या क्या सिलेबस पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले कि आपने 2 क्लासेज अवश्य देख ली होंगी जो मैंने आपको बताई हैं। हिंदी की हमने पढ़ ली और हिंदी की बाद हमने रीजनिंग की पढ़ ली। अब हमारी हिस्ट्री की क्लासेज स्टार्ट हुई है, तो आपको टाइम टेबल पता चल गया होगा, हिंदी की क्लास कब होगी, रीजनिंग की कब होगी, हिस्ट्री की कब होगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्ती के लिए हिस्ट्री का सिलेबस जान लेते हैं, क्या क्या हिस्ट्री से पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इतिहास को हम पढ़ेंगे 2 भागों में। कितने भागों में पढ़ेंगे? 2 भागों में। एक पढ़ेंगे भारत का इतिहास पहले और फिर पढ़ेंगे विश्व का इतिहास। ठीक है दोस्तों, पहले पढ़ेंगे भारत का इतिहास और फिर पढ़ेंगे विश्व का इतिहास। देखिए दोस्तों, इतिहास क्या होता है उसको जान लेते हैं। इतिहास क्या होता है? देखिए दोस्तों, किसी भी देश में हुई घटनाओं के विशेष महत्व को दर्शाने के लिए जो इतिहास बांटा जाता है उस देश को, उसको क्या कहते हैं? उसको इतिहास कह सकते हैं। जैसे कोई भी घटनाएं हो सकती है, आपदा प्रबंधी हो सकती है, राजनीतिक संबंधी हो सकती हैं, कोई भी संबंधी घटनाएं हो सकती हैं, उनके आधार पर किसी भी देश के इतिहास को बांटा जा सकता है। जैसे देखिए दोस्तों, भारत का इतिहास कितने भागों में बटा हुआ है? भारत का इतिहास 3 भागों में बटा हुआ है। एक है प्राचीन भारत, एक है मध्यकालीन भारत और एक है आधुनिक भारत। ठीक है दोस्तों, तो इन 3 भागों में भारत का इतिहास बटा हुआ है। देखिए अपना भारत का इतिहास 3 भागों में क्यों बटा हुआ है? देखिए दोस्तों, प्राचीन भारत में लगभग 720 एडी से पहले, 720 एडी से पहले क्या थे? प्राचीन भारत। 720 एडी से पहले क्या था? प्राचीन भारत। प्राचीन भारत क्या कहते हैं? प्राचीन भारत वो होते हैं जो मतलब जो लोग भारत में ही जन्मे थे और उस पे भारत के लोग ही राज्य कर रहे थे। मतलब भारत में जो जन्मे थे वो ही भारत पे राज्य कर रहे थे, तो वो क्या हो गया? वो हो गया प्राचीन भारत। अब जब 720 एडी में पहला मुस्लिम सफल आक्रमण हुआ, क्या हुआ दोस्तों? पहला मुस्लिम सफल आक्रमण हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मुस्लिम भारत आए, बहुत सारे भारत आए लोग, तो क्या हो गया? वो हो गया मध्यकालीन। लगभग 720 एडी से लेके लगभग 1600 एडी तक मध्यकालीन भारत हो गया। ठीक है दोस्तों, जब लगभग 1600 ईस्वी में अंग्रेज भारत आए तो क्या हो गया? उसको रख दिया गया आधुनिक भारत। 1600 ईस्वी से लेकर 1947 तक क्या हो गया? आधुनिक भारत हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इन 3 भागों में अपने देश भारत को बांटा, भारत के इतिहास को बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, इन 3 भागों को हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, उससे पहले जान लेते हैं बीसी और एडी में आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ बीसी और एडी में आप लोग क्या कंफ्यूज होते हैं। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में आप जान लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा 520 बीडी, 520 सी और 720 एडी, इसका मतलब क्या होता है? तो आपको मैं ये बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, एक टाइमलाइन बना लेते हैं। ये देखिए ये टाइमलाइन है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ मान लेते हैं बीच में क्या? बीच में मान लेते हैं जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों? जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। इससे पहले हम कैसे जाएंगे? 1 2 3 4 5 ऐसे जाएंगे। तो ये क्या है? बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट यानी जीसस के जन्म से पहले। ठीक है दोस्तों, बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट यानी जीसस के जन्मदिन से पहले, जन्म से पहले। ठीक है दोस्तों, अब इससे आगे जाएंगे 1 2 3 4। एडी का मतलब होता है दोस्तों, एडी का मतलब क्या होता है? एडी का मतलब होता है एनो डोमिन। क्या होता है दोस्तों? एनो डोमिन। ठीक है दोस्तों, आप ये याद रखेंगे, आपसे पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, बीसी और एडी आप जानेंगे। अब देखिए कैसे होता है बीसी एडी। देखिए हम कौन सी सन में जी रहे हैं दोस्तों? हम जी रहे हैं 2023 में। किस में जी रहे हैं? 2023 में। तो हम जानेंगे गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। बताइए दोस्तों, जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 540 बीसी में। कब हुआ था? 540 बीसी में। तो 540 बीसी में होगा तो क्या कर देंगे हम? जब इसके पीछे जाएंगे ना दोस्तों, इसके पीछे बिफोर क्राइसिस मतलब जीसस के जन्मदिन से पहले जो जाएंगे, बीसी जहां भी आपको मिले ना, तो उसमें आज की डेट को ऐड कर देंगे दोस्तों। तो हम इनको ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे? देखिए दोस्तों, 3 4 2 6 5 2, तो लगभग कितने साल पुरानी बात है? ये लगभग 2500
साल पुरानी बात है। कितनी साल पुरानी बात है? लगभग 2500 साल पुरानी बात है। देखिए दोस्तों, अब देखते हैं एडी। जब 720 एडी में भारत पर पहला मुस्लिम सफल आक्रमण हुआ था, तो वो कितने साल पुरानी बात है? कितने साल पुरानी बात है? देखिए 2023 में हम चल रहे हैं, तो 720 क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। जहां भी आपको एडी दिखे उसको क्या कर देंगे, उसको कर देंगे माइनस। ठीक है दोस्तों, माइनस करेंगे। देखिए दोस्तों, 3 बचा, 2 में से 2 गए, 0 बचा, 7 में से 10 में से 7 गए, 3 बचा और 1 बचा। लगभग 1300 साल पुरानी बात है। कितनी पुरानी बात है? लगभग 1300 साल पुरानी बात है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह आप बीसी और एडी को समझ गए होंगे। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, जीसस के जन्म से पहले। ठीक है दोस्तों, और एडी का मतलब एनो डोमिनी, यानी कि जीसस के जन्म के बाद। ठीक है दोस्तों, समझ गए आपको। जब भी आपको बीसी लिखे दिखे तो आपको क्या करना है, प्रेजेंट जो ईयर चल रही है उसमें ऐड कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता चल जाएगा कितने साल पुरानी बात है। ठीक है दोस्तों, जब भी आपको एडी लिखा दिखे तो आपको क्या करना है, जो प्रेजेंट ईयर है उसमें से एडी जो डेट दी हुई है उसको कर देंगे माइनस, तो आपको पता चल जाएगा कितने साल पुरानी बात है। ठीक है दोस्तों, बीसी और एडी आपको समझ में आ गए होंगे, कंफर्म आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं अपने देश भारत का इतिहास कैसे कैसे बांटा गया है और क्या क्या बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, उसको शुरू करने से पहले हम लोग क्या जान लेते हैं दोस्तों, उसको शुरू करने से पहले हम लोग जान लेते हैं भारत का नामकरण। अपने देश इतना महान देश है, उसका नामकरण कैसे हुआ। देखिए दोस्तों, प्राचीन भारत में इतिहास में क्या क्या नाम हुए अपने देश भारत के। ठीक है दोस्तों, वो हम जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, महाकाव्य और पुराण वेद आदि जो उपनिषद है, उनमें भारत को क्या किया गया है, उनमें भारत को कहा गया है भारतवर्ष। क्या कहा गया है दोस्तों, उनमें कहा गया है भारतवर्ष। ये तो आपको आज का जो भारत दिख रहा है वो है, आज से पहले जो प्राचीन भारत था वो बहुत बड़ा भारत था। ठीक है दोस्तों, तो उसको क्या कहा है, महाकाव्य पुराण वेद उपनिषदों में उसको कहा गया है भारतवर्ष। क्या कहा गया है दोस्तों, उसको कहा गया है भारतवर्ष। ठीक है दोस्तों, अब भारतवर्ष क्या है, भारतवर्ष है भारत का देश। क्या है दोस्तों, भारत का देश है। ठीक है दोस्तों, क्या है, भारत का देश है। यानी भारत कौन है, भारत का देश क्या है, भारत देश के दोस्तों, भारत में 3 भारत, एक तो श्री राम के भाई भरत हुए। ठीक है दोस्तों, एक और भरत हुए जो एक कबीले के सरदार थे, उनको कहा जाता है कि उनके नाम पे अपने देश भारत का नाम भारत पड़ा। ठीक है दोस्तों, और उस भारत में रहने वाले निवासियों को क्या कहते हैं, भारत कहते हैं, भारतीय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, भारत में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं, भारतीय कहते हैं। भारतीय कौन है, या तो भारत की संतान कहते हैं। क्या कहते हैं, भारत की संतान कहते हैं। जो भारत में निवास करते हैं उनको कहते हैं भारत की संतान। ठीक है दोस्तों, महाकाव्य वेद पुराणों में आपको समझ में आ गया, उसमें क्या कहते हैं, उसमें भारत को कहते हैं भारतवर्ष। ठीक है दोस्तों, एक नाम आपने और सुना होगा मोस्ट इंपोर्टेंट, जो सभी जगह आपको देखने को मिलता है, इंडिया। क्या मिलता है दोस्तों, इंडिया। इंडिया किसने कहा था, इंडिया कहा था यूनानियों ने। किसने कहा था, इंडिया कहा था यूनानियों ने। देखिए दोस्तों, यहाँ से आसपास में आपको देखेगी एक सिंधु नदी। क्या बहती है, सिंधु नदी। सिंधु नदी बहती है, तो सिंधु नदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडस कहते हैं। तो उनपे ये बोला नहीं गया, तो उन्होंने उसी के नाम पे इसको क्या कर दिया, इंडिया कर दिया। क्या कर दिया, सिंधु नदी है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडस कहते हैं, तो उन्होंने इंडस के नाम पे इसको क्या कर दिया, इंडिया कर दिया। मतलब जो सिंधु नदी के किनारे जितना भी देश था उसको इन्होंने इंडिया कह दिया। अपना देश बहुत बड़ा था। ठीक है दोस्त, अभी ये करंट का नक्शा है, लेकिन इससे पहले जो अपना देश था, हम प्राचीन भारत आगे आगे पढ़ेंगे जब मैं आपको बताऊंगा अशोक ने भारत पे कब्जा कर लिया था, तो उसको देखना आप कितना बड़ा देश था, मतलब जिसपे अशोक ने कब्जा कर लिया था। ठीक है दोस्तों, वो अपना भारत था। ठीक है दोस्तों, चलिए ये आपको समझ में आ गया। महाकाव्य पुराणों में क्या कहा जाता है, भारतवर्ष कहा जाता है। यूनानियों ने क्या कहा था, यूनानियों तो इंडिया कहा था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है मुस्लिम इतिहासकार। मुस्लिम इतिहासकार जो भारत में आए लगभग 720 एडी के बाद से, जब मुस्लिम आक्रमण होने लगे तो उसके बाद मुस्लिम इतिहासकार भी आए। उन्होंने इसको क्या क्या, मुस्लिम इतिहासकारों ने इसको कहा हिंदुस्तान। क्या कहा, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान क्यों कहा दोस्तों, क्यों कहा था दोस्तों, क्योंकि देखिए सिंधु नदी जो थी, सिंधु नदी, इन्होंने भी सिंधु नदी के हिसाब से कहा था। ठीक है दोस्तों, इन्होंने भी सिंधु नदी के हिसाब से कहा था, इन्होंने भी सिंधु नदी के हिसाब से कहा था। सिंधु नदी को इन पे सिंधु नहीं बोला जाता है, तो ये बोलते थे हिंदू, क्योंकि उनकी उर्दू और हिंदी मिली हुई भाषा थी, तो क्या कहते थे, हिंदू कहते थे। हिंदुस्तान यानी हिंदुओं का देश। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदुओं का देश। सिंधु को क्या कहते थे, हिंदू कहते थे। उन पे बोलना नहीं जाता था तो इसको हिंदू कहते थे, यानी कि सिंधु नदी के किनारे जो बसे हुए उसको कहते थे हिंदुस्तान। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा अपने इतने महान देश का नाम भारतवर्ष और इंडिया, हिंदुस्तान कैसे कहते थे। ठीक है दोस्तों, कहां कहां से मिलता है, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन अवश्य देखने को मिल सकता है, पूछा जा सकता है आपसे कि महाकाव्य पुराणों वेदों में आदि में अपने प्यारे देश भारत को क्या कहा जाता था, भारतवर्ष कहा जाता था। ये भी पूछा जा सकता है यूनानियों ने भारत को क्या कहा था, यूनानियों ने भारत को क्या कहा था, यूनानियों ने भारत को कहा था इंडिया। क्या कहा था, इंडिया। मुस्लिम इतिहासकारों ने भारत को क्या कहा था, हिंदुस्तान कहा था। क्या कहा था, हिंदुस्तान कहा था। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में, तो आप इनको अवश्य नोट करेंगे। ठीक है।
है दोस्तों। इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, तो आप टेंशन न लीजिए, आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये सब समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं दोस्तों हम प्राचीन भारत। देखिए दोस्तों, प्राचीन भारत हम कैसे पढ़ेंगे? प्राचीन भारत में आप और हम थे तो नहीं कि हमें पता हो कि अशोक ने इतने युद्ध लड़े, या श्री राम ने इस टाइम जन्म लिया, या श्री राम वहां पर गए थे, हमने तो पढ़ा नहीं। हमको कैसे पता चलता है कि प्राचीन भारत में क्या क्या हुआ? देखिए दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ने का सबसे प्रमुख स्रोत जो है, उसमें कुछ धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातात्विक संबंध, यानी 4 प्रकार से हम इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, पहले धर्म ग्रंथ। पहले क्या है? धर्म ग्रंथ, जिनसे हमको बहुत सारी नॉलेज मिलती है। ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद। ठीक है दोस्तों, वो क्या हो गए? अपने धर्म ग्रंथ हो गए। उपनिषद आदि वो क्या हो गए? धर्म ग्रंथ हो गए। ठीक है दोस्तों, और ऐतिहासिक ग्रंथ। ठीक है दोस्तों, ऐतिहासिक ग्रंथों से भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, जैसे चाणक्य का अर्थशास्त्र से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के बारे में पता चलता है। ठीक है दोस्तों, और राजतरंगिणी जो कल्हण ने लिखी थी जम्मू कश्मीर से, जिसका इतिहास हमें पता चलता है। पृथ्वीराज रासो लिखी थी चंद्रवरदाई ने। ठीक है दोस्तों, ऐसे ऐतिहासिक ग्रंथों से भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। और था विदेशियों का विवरण। विदेशियों का विवरण दोस्तों सबसे सटीक माना जाता है। सबसे सटीक क्यों माना जाता है? क्योंकि कोई आदमी जब बाहर घूमने जाता है तो वो लिखता है कि उस देश की सच्चाई के बारे में, कुछ लोगों के बारे में माना जाता है दोस्तों, हर कोई सच नहीं लिखता, तो इसलिए विदेशियों का विवरण सच्चा माना जाता है। ठीक है दोस्तों, जिसमें फाइयान आया था, येन सुंग आया था, बहुत सारे लोग आए थे। ठीक है दोस्तों, उनको हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य जिसमें सिक्के मिले हैं और अशोक द्वारा लिखे गए अभिलेख, ऐसे बहुत सारे साक्ष्य। जैसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे, तो हमको कैसे पता लगेगा कि हड़प्पा सभ्यता कितनी पुरानी है और कैसे? तो उसको हमने खोदा था, उसमें सिक्के मिले थे, कुछ बर्तन मिले थे, बहुत सारी चीज मिली थी ना, तो उनके हिसाब से हम इनको बांट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम 4 इस प्रकार से प्राचीन भारत के इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। पहले जानेंगे धर्म ग्रंथ, फिर पढ़ेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ, फिर पढ़ेंगे विदेशियों का विवरण, फिर पढ़ेंगे पुरातात्विक शास्त्र संबंधी साक्ष्य। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपने धर्म ग्रंथ से। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए आगे चलते हैं। प्राचीन इतिहास को हम वेदों से शुरू करते हैं। देखो, ठीक है दोस्तों, वेदों को भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ माना गया है, तो हम सबसे पहले इन्हीं से शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, क्या टॉपिक है, आप इसको इंपोर्टेंट नोट करेंगे, वेदों से क्वेश्चन अवश्य मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला इंपोर्टेंट टॉपिक है भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ। क्या है दोस्तों? भारत का सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है उनको क्या कहते हैं? वेद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उनको वेद कहते हैं। भारत के सबसे, अब से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? वेद है। क्या है दोस्तों? सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद। ठीक है दोस्तों, इसके संकलनकर्ता को क्या कहते हैं? इसके संकलनकर्ता को कहते हैं महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। क्या कहते हैं? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। आपको इतना नाम याद नहीं रखना, आपसे एग्जाम पूछा जाएगा वेदों के संकलनकर्ता को क्या कहते हैं, तो उसमें आएगा वेद व्यास। क्या आएगा? वेद व्यास। आप उसको लगा देंगे महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है दोस्तों, तो वेदवासी आपसे लिखा मिलेगा एग्जाम में, तो आप वेदवास याद रखेंगे, पर इनका नाम पूरा आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब वेद कितने होते हैं? वेद 4 होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वेद 4 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। आप सभी को पता होगा कौन कौन से होते हैं। ऋग्वेद होता है, सामवेद होता है, यजुर्वेद होता है, अर्थवेद होता है। कौन सा होता है दोस्तों? ऋग्वेद होता है, सामवेद होता है, यजुर्वेद होता है, अर्थवेद होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सब पता होगा। ठीक है दोस्तों, वेदों के बारे में आपको अवश्य जानकारी होगी। ठीक है दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। ठीक है दोस्तों, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आया? इस स्लाइड से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से? भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है। कौन सा है दोस्तों? भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद है। ठीक है दोस्तों, इसके संकलन, वेदों के संकलनकर्ता को क्या कहते हैं? वेदों के संकलनकर्ता को कहते हैं महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। क्या कहते हैं दोस्तों? वेद व्यास कहते हैं। वेद कितने होते हैं? वेद 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं वेद पढ़ना। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अपना पहला वेद को हम पढ़ते हैं ऋग्वेद को। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? ऋग्वेद को हम पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद के बारे में इंपोर्टेंट जो है वो मैंने आपको लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, देखिए पढ़िए। अथर्ववेद, ऋग्वेद को क्या कहते हैं? ऋग्वेद को पढ़ने का अर्थ होता है, ऋग्वेद को क्या कहते हैं? ऋग्वेद का अर्थ होता है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह। क्या होता है दोस्तों? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह को क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। इसमें जो है वो मंत्र है, बहुत सारी चीजें, उनको क्या कहते हैं? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह कहते हैं उसको। ठीक है दोस्तों,
ऋग्वेद का अर्थ ये होता है। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद को कैसे कैसे बांटा गया है दोस्तों, ऋग्वेद को दो भागों में बांटा गया है। कैसे कैसे बांटा गया है, एक बांटा गया 10 मंडल, यानी मंडल वो होते हैं जैसे अपने चैप्टर होते हैं ना, उनको कहते हैं मंडल। ठीक है दोस्तों, 10 चैप्टरों में यानी मंडलों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, 1028 सूक्त है। क्या है दोस्तों, 1028 सूक्त है। 1028 सूक्त क्या होते हैं, जो श्लोक होते हैं, क्या होता है दोस्तों, श्लोक होते हैं, उनको कहते हैं सूक्त। ठीक है दोस्तों, 1028 सूक्त है। ये आप इसको इंपोर्टेंट नोट करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो आपको बताना है 1028 सूक्त हैं। ठीक है दोस्तों, और कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। ठीक है दोस्तों, ऋचाएं कितनी है, ऋचाएं भी आपको इंपोर्टेंट याद रखनी है। ऋचाएं हैं 10,462। कितनी है दोस्तों, ऋचाएं हैं 10,462। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, 10,462 ऋचाएं, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज्यादा ऋचाएं किस देव को समर्पित है। क्या पूछेगा, सबसे ज्यादा ऋचाएं किस देश को समर्पित है, तो आप बताएंगे इंद्रदेव को समर्पित है। किस देव को समर्पित है, इंद्रदेव को सबसे ज्यादा ऋचाएं समर्पित है। लगभग 250 ऋचाएं इंद्रदेव को समर्पित है, यानी ऋचाएं मंत्र, यानी 250 मंत्र ऋग्वेद के बारे में, इंद्रदेव के बारे में बताए गए हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद किसको समर्पित है, उसके बाद अग्निदेव को समर्पित है। किसको समर्पित है, अग्निदेव को समर्पित है। लगभग 200 ऋचाएं अग्निदेव को समर्पित है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। कितनी ऋचाएं, 10,462 ऋचाएं। कितने, सबसे ज्यादा किसको समर्पित है, इंद्रदेव को समर्पित है। कितनी समर्पित है, 250 समर्पित है। उसके बाद कितनी है, अग्निदेव को समर्पित है। कितनी है, 200 ऋचाएं समर्पित है। ठीक है दोस्तों, अब ऋग्वेद को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं दोस्तों, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को कहते हैं होत्र। क्या कहते हैं दोस्तों, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को कहते हैं होत्र। तो आप ये भी याद रखेंगे। इस स्लाइड से आपके जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, विभाजन कैसे किया गया पहले बता लेते हैं। अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह। ऋग्वेद का अर्थ क्या होता है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह। ठीक है दोस्तों, विभाजन कैसे हुआ है, 2 भागों में विभाजन हुआ है। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं, 10 मंडल होते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं, 10 मंडल होते हैं। कितने सूक्त है, 1028 सूक्त है। कितने सूक्त है, यानी 1028 सूक्त है। ठीक है दोस्तों, कितनी ऋचाएं, ऋचाएं इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी गई है। ऋचाएं 10,462 ऋचाएं। कितनी ऋचाएं, 10,462 ऋचाएं। ठीक है दोस्तों, सबसे ज्यादा किस देव को ऋचाएं समर्पित है, तो आपको बतानी है इंद्रदेव को 250 ऋचाएं समर्पित है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद किसको समर्पित है, दूसरा भी नंबर आपको याद रखना है। उसके बाद अग्निदेव को समर्पित है, लगभग 200 ऋचाएं अग्निदेव को समर्पित है। ठीक है दोस्तों, और ऋग्वेद को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को कहते हैं होत्र। क्या कहते हैं, पढ़ने वाले जो ऋषि होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं होत्र। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे, ऋग्वेद के बारे में इतनी जानकारी याद रखें। नेक्स्ट जान लेते हैं दोस्तों, इससे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। देखिए दोस्तों, इससे हमें मिलती है आर्यों की राजनीतिक प्रणाली। क्या मिलती है दोस्तों, आर्यों की राजनीतिक प्रणाली। इससे हमें ऋग्वेद से जानकारी मिलती है आर्यों की राजनीतिक प्रणाली। कहा जाता है कि भारत में सबसे पहले आर्य आए थे। क्या आए थे, सबसे पहले आर्य आए थे। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे, ऋग्वेद से हमें क्या मिलती है, आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है हमें ऋग्वेद से। ठीक है दोस्तों, नंबर 2, विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरा मंडल। नोट करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट नोट करेंगे, विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरा मंडल, जिसमें क्या है, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का वर्णन है। क्या है दोस्तों, गायत्री मंत्र का वर्णन है। किस उसमें, किस मंडल में, तीसरे मंडल में। किस मंडल में, तीसरे मंडल में। इंपोर्टेंट नोट करेंगे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र का वर्णन किस मंडल में, तीसरे मंडल में। किस मंडल में, तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है, विश्वामित्र है। कौन है, विश्वामित्र है। किसको समर्पित होता है गायत्री मंत्र, सूर्य देवता को। किसको समर्पित होता है, सूर्य देवता को समर्पित होता है गायत्री मंत्र। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे, विश्वामित्र रचित द्वारा तीसरा मंडल में सूर्य देव को समर्पित गायत्री मंत्र का वर्णन है। ठीक है दोस्तों, नंबर 3 है 8वां मंडल। 8वां मंडल में क्या मिलता है दोस्तों, 8वें मंडल में मिलता है हस्तलिखित ऋचाओं के बारे में। क्या मिलता है, हस्तलिखित ऋचाएं जो होती हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं खिल। क्या कहते हैं, जो हाथों से लिखी गई ऋचाएं हैं, मतलब प्राचीन वेद में हाथ से ही लिखा जाता था, उनको क्या कहा गया, उनको कहा गया खिल। क्या कहा गया, खिल कहा गया ऋचाओं को। आज तो हम उनको ऋचाएं कहते हैं, लेकिन उनको जब कहा गया था खिल। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। 9वें मंडल में क्या कहा गया है दोस्तों, 9वें मंडल में सोम देवता को समर्पित 9वां मंडल है। कौन सा दोस्तों, 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता कौन थे, देवों के राजा थे। ठीक है दोस्तों, 9वां मंडल किसको समर्पित है, सोम देवता को समर्पित है। तो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट, 10वां मंडल। कौन सा है, 10वां मंडल, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। चातुर्य समाज जो होता है, चातुर्य वर्ण, यानी चतुर्य वर्ण जिसमें 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, उसके बारे में उल्लेख कहा है, 10वें मंडल में उल्लेख है। कहा है दोस्तों, उसके बारे में 10वें मंडल में
उल्लेख है। दोस्तों देखिए 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन से वर्ण होते हैं? आज भी 4 वर्ण होते हैं, पहले भी 4 वर्ण होते थे। कौन कौन से होते हैं? देखिए ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, वैश्य होते हैं, शूद्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, वैश्य होते हैं और शूद्र होते हैं। पहले इनको दोस्तों इनके कर्म के आधार पर बांटा गया था, जन्म के आधार पर नहीं बांटा जाता कि इसने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है तो ये ब्राह्मण ही होगा, ऐसा नहीं था। पहले बांटा जाता जो व्यक्ति, जैसे मैं हूं या आप है, मैं आपको टीचिंग करता हूं तो मैं क्या हो गया? मैं ब्राह्मण हो गया। मतलब जो पढ़ाता था, ज्ञान देता था, उसको क्या कहते थे? उसको ब्राह्मण कहते थे। ठीक है दोस्तों। जो रक्षा करता था, जो सैनिक था, मतलब जो राजा था, उसको क्या कहते थे? जो रक्षा के कार्य में लग गया उसको क्षत्रिय कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? उसको कहते थे क्षत्रिय। ठीक है दोस्तों। वैश्य किसको कहते थे? वैश्य कहते थे जो व्यापार करते थे। क्या कहते थे? जो व्यापार करते थे। आज हम उनको क्या कहते हैं? नाई कहते हैं। जो व्यापार करते थे उनको क्या कहते थे? उनको वैश्य कहते थे। ठीक है दोस्तों। और शूद्र किसको कहते थे? जिसने क्या क्या चुना है? जिसने दोस्तों सेवा का मार्ग चुना है, जिसने सेवा का मार्ग चुना है उसको क्या कहते थे? उसको कहते थे शूद्र। ठीक है दोस्तों। 4 प्रकार के वर्ण के बारे में कहां बताया गया है? 10वें मंडल में बताया गया। एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि चतुर्वेद समाज के बारे में किस मंडल में बताया गया है, तो आपको बताना है 10वें मंडल में बताया गया है। ठीक है दोस्तों। कहां बताया गया है? 10वें मंडल में बताया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 प्रकार के वर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों। धर्मसूत्र, इसको भी आप याद रखेंगे। धर्मसूत्र, जहां इनके कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। धर्मसूत्र एक ग्रंथ है जिसके बारे में हमको इनके जो कर्तव्य हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके जो कर्तव्य हैं उनके बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों। क्विक रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। हमने ऋग्वेद के बारे में क्या क्या पढ़ा था? देखिए दोस्तों, ऋग्वेद के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था? ऋग्वेद को क्या कहते हैं? ऋग्वेद का अर्थ है ऋचाओं के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। ठीक है दोस्तों। ऋग्वेद को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। कितने मंडल है? 10 मंडल है ऋग्वेद में। कितने मंडल है? 10 मंडल है। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त है। कितने सूक्त है? 1028 सूक्त है। कितनी ऋचाएं? 10,462 ऋचाएं। कितनी ऋचाएं? 10,462 ऋचाएं। ठीक है दोस्तों। सबसे ज्यादा किस देव को समर्पित है? इंद्र देव को समर्पित है। कितनी समर्पित है? लगभग 250 ऋचाएं समर्पित है। उसके बाद किसको समर्पित है? अग्निदेव को समर्पित है। कि लगभग कितनी है? 200 ऋचाएं अग्निदेव को समर्पित है। ठीक है दोस्तों। ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषियों को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों। इससे हमें किसकी जानकारी मिलती है? आर्यों की राजनीतिक प्रणाली की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? आर्यों की राजनीतिक प्रणाली की जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों। ऋग्वेद के जो 3रे मंडल में लिखा गया है, विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्यदेव को समर्पित है। ठीक है दोस्तों। ये आपको याद होगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो इंपोर्टेंट है उसमें है 10वां मंडल। 10वां मंडल में क्या है? 10वें मंडल में चतुर्वेद समाज का वर्णन है। क्या है दोस्तों? चतुर्वेद समाज का वर्णन है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में किसमें बताया गया है? 10वें मंडल में बताया गया है। ठीक है दोस्तों। तो आपको ये सब याद होगा। ठीक है दोस्तों। चलिए अब पढ़ते हैं सामवेद के बारे में। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? अब पढ़ते हैं सामवेद के बारे में। सामवेद के बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, सामवेद को क्या कहते हैं? बहुत छोटे छोटे टॉपिक है। अपने जो ऋग्वेद था वो ही बड़ा था, बाकी सब छोटे छोटे टॉपिक है जिनसे एग्जाम में थोड़े थोड़े क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों। सामवेद को क्या कहते हैं? सामवेद में क्या है? सामवेद में गा जाने सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। जैसे देखिए, ऋग्वेद में ऋचाएं थी। ऋग्वेद में ऋचाएं, अब उनको याद करने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता था, बहुत मतलब लॉजिक लगाना पड़ता था उनको याद करने के लिए। जैसे आपको तो आजकल गाने याद हो जाते हैं, चलते चलते आप गाने याद करने लगते हैं। इसी तरह उन्होंने सोचा दोस्तों ऋचाओं को याद करना बहुत मुश्किल है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सामवेद को बनाया। क्या बनाया दोस्तों? उन्होंने सामवेद को बनाया। सामवेद में क्या किया? जो ऋचाएं उसमें थी ऋग्वेद में, उनको इसमें ऐसे बना दिया कि गाय जाग से, जैसे गा के हम याद करते हैं ना, गा के याद कर लिए ऋचाएं। ठीक है दोस्तों। तो क्या बना दिया? सामवेद बना दिया। सामवेद को क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। आप यह याद रखेंगे, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके पाठककर्ता को क्या कहते हैं? इसके पाठककर्ता को कहते हैं उद्रग्रात। क्या कहते हैं? उद्रग्रात। क्या कहते हैं दोस्तों? उद्रग्रात। तो आप ये याद रखेंगे दोस्तों। देखिए, ठीक है दोस्तों। सामवेद के बारे में क्या याद रखेंगे? गा जा सकने वाला पहला ऋचाओं का संकलन होता है सामवेद। ठीक है दोस्तों। भारतीय संगीत का जनक होता है। ठीक है दोस्तों। क्या है? भारतीय संगीत का जनक है सामवेद। ठीक है दोस्तों। इसके पाठककर्ता को क्या कहते हैं? उद्ग्रत कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्ग्रत कहते हैं। आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में क्या पढ़ेंगे? यजुर्वेद के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों। जानते हैं यजुर्वेद के बारे में। देखिए दोस्तों, यजुर्वेद को क्या कहते हैं? यजुर्वेद में वैदिक कर्मकांडों के नियमों का संकलन है। क्या है दोस्तों? वैदिक जो कर्मकांड होते हैं, जैसे जादू, टोना, ब्याह आदि सब, ये क्या है?
ये सब यजुर्वेद में दिए गए हैं। किस में दिए गए हैं? यजुर्वेद में दिए गए हैं। वैदिक कर्मकांडों के नियमों का संकलन क्या है? यजुर्वेद है। ठीक है दोस्तों, उसको बाद क्या कहते हैं? पाठककर्ता को क्या कहते हैं? यजुर्वेद के पाठककर्ता को कहते हैं अधार्यु। क्या कहते हैं? अधियार्यु। क्या कहते हैं? अधियार्यु। तो आप ये याद रखेंगे, वैदिक कर्मकांडों के नियमों का संकलन का है? यजुर्वेद में। ठीक है दोस्तों, इसके पाठककर्ता को क्या कहते हैं? अधार्यु। क्या कहते हैं? अधार्यु। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, यह गद्य और पद्य दोनों में गाया जा सकता है। क्या है विशेषता है इसकी? ये गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है दोस्तों, ये इंपोर्टेंट नोट करेंगे कि पहला ऐसा वेद जो गद्य और पद्य में है उसको क्या कहते हैं? उसका नाम है ऋग्वेद। यजुर्वेद। क्या है दोस्तों? यजुर्वेद। तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अंतिम वेद है अथर्ववेद। कौन सा वेद है दोस्तों? नेक्स्ट और अंतिम वेद है अथर्ववेद। कौन सा वेद है? नेक्स्ट और अंतिम वेद है अथर्ववेद। देखिए दोस्तों, अथर्ववेद के बारे में जान लेते हैं। अथर्ववेद सबसे आखिर में रचित वेद है। क्या है दोस्तों? सबसे आखिर में रचित वेद है। मैंने आपको कहा था ना, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या है? रचयिता। रचयिता इसको क्या कहते हैं? इसके रचयिता को कहते हैं अथर्व ऋषि। क्या कहते हैं? अथर्व ऋषि। क्या कहते हैं दोस्तों? अथर्व ऋषि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे हमें किस के बारे में जानकारी मिलती है? इससे हमें मिलती है जानकारी रोग निवारण, तंत्र, मंत्र, जादू, टोना, विवाह आदि के बारे में अथर्ववेद से हमको जानकारी मिलती है। जो आपकी शादी होते हैं उसमें जो पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? अथर्ववेद से मिलती है। ठीक है दोस्तों, जैसे जादू टोना होता है, रोग निवारण, हड्डी, बहुत सारी चीजें होती है, उनसे जानकारी मिलती है हमें अथर्ववेद से। ठीक है दोस्तों, नंबर 2 है सामान्य मनुष्य के विचार और अंधविश्वास। क्या है दोस्तों? सामान्य मनुष्य के विचार और अंधविश्वास किससे मिलते हैं? अथर्ववेद से मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सभा और समिति। क्या है? सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं जिनके बारे में हमें कहां से जानकारी मिलती है? अथर्ववेद से मिलती है। कहां से मिलती है? अथर्ववेद से जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है कन्याओं के जन्म की निंदा। क्या कही गई है इसमें? अथर्ववेद में पहली बार। देखिए दोस्तों, अब तक हमने जितने वेद पढ़े थे उसमें कहीं भी कन्याओं के जन्म की निंदा नहीं की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो अब पहली बार, अब जैसे प्राचीन भारत में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो क्या कहेंगे? कन्याओं की निंदा, कन्याओं के जन्म की निंदा और स्त्रियों की स्थिति दयनीय होने लगेगी। ये हमको जानकारी याद रखनी है। कन्याओं के जन्म की निंदा कहाँ की गई है? अथर्ववेद में की गई है। इससे आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन मिलेंगे अथर्ववेद से? देखिए दोस्तों, क्या बनेंगे? सबसे आखिर में रचित कौन सा वेद है? अथर्ववेद है। ठीक है दोस्तों, इसके रचयिताओं को क्या कहते हैं? अथर्व ऋषि कहते हैं। क्या कहते हैं? अथर्व ऋषि कहते हैं। जादू टोना, विवाह, तंत्र मंत्र की जानकारी हमको कहां से मिलती है? अथर्ववेद से मिलती है। कहां से मिलती है? अथर्ववेद से मिलती है। ठीक है दोस्तों, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियों के बारे में हमको कहां से जानकारी मिलती है? अथर्ववेद से मिलती है। ठीक है दोस्तों, और कन्याओं के जन्म की निंदा किस वेद में की गई है? ये इंपोर्टेंट याद रखेंगे। कन्याओं के जन्म की निंदा किस वेद में की गई है? अथर्ववेद में की गई है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे बारे में। अब जानते हैं देखिए दोस्तों, 5वां वेद। आपने कहा था 5वां वेद कहां से होता है? आप तो कहेंगे कि आपने तो 4 ही वेद बताए थे। 5वां वेद होता है, देखिए, नाट्य शास्त्र। क्या होता है दोस्तों? नाट्य शास्त्र। क्या होता है? नाट्य शास्त्र को क्या कहा गया है? नाट्य शास्त्र को कहा गया है 5वां वेद। क्या कहा गया है? नाट्य शास्त्र को कहा गया है 5वां वेद, जिसको किसने लिखा है? भरत मुनि ने लिखा है। किसने लिखा है? भरत मुनि ने लिखा है। तो आप ये याद रखेंगे, भारत का पंचम वेद किसको कहा गया है? पंचम वेद कहा गया है नाट्य शास्त्र को, जिसने किसने लिखा है? भरत मुनि ने लिखा है। जिसको किसने लिखा है? भरत मुनि ने लिखा है। तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अब मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगे, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, और इस क्लास की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।